ओके बेटा, तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग, राइट। ये बॉन्ड वर्ड क्या होता है बेटा, तुमने फर्स्ट टाइम सुना है, तो अपने को सबसे पहले यही चीज डिफाइन करनी है कि बॉन्ड क्या है बेटा। नेचर में जितने भी एलिमेंट्स है ना, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा, O2 की फॉर्म में। नाइट्रोजन की बात करें किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा, N2 की फॉर्म में। अपन जितने भी सबस्टेंसेस देखते हैं बेटा, वो जनरली किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं बेटा, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। और मोल कंसेप्ट में तुमने सीखा था कि जब सेम एलिमेंट के एटम कंबाइन होते हैं, जब सेम एलिमेंट के एटम कंबाइन होते हैं बेटा, तो क्या फॉर्म होता है, मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट, राइट। और जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम कंबाइन होते हैं तो क्या फॉर्म होता है, मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। फॉर एग्जांपल N+N, दो नाइट्रोजन एटम कंबाइन हुए तो क्या बनेगा बेटा, N2, तो उसको बोलेंगे बेटा मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, राइट। एक कार्बन एटम और दो ऑक्सीजन एटम कंबाइन होंगे तो क्या बनेंगे बेटा, CO2। तो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम कंबाइन हो रहे हैं तो इसको बोलेंगे बेटा मॉलिक्यूल ऑफ CO2, राइट। ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है बेटा, और ये मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट है। जब सेम एलिमेंट्स के एटम कंबाइन होते हैं ना, तो मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट कंबाइन फॉर्म होता है बेटा। जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड फॉर्म होता है, राइट। अपने को बेटा इस चैप्टर में बॉन्ड समझना है कि बॉन्ड क्या है, ओके। तो अपनी एक चीज नोटिस की बेटा कि नेचर में मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इट मींस मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे N2, CO2, H2O, राइट। ओके बेटा, H2 में क्या है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन हमेशा साथ में रह रहे, राइट। ये सब बोल सकता हूँ ना मैं कि H2 में दो ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन साथ में है, CO2 में दो ऑक्सीजन और एक कार्बन साथ में है, N2 में दो नाइट्रोजन एटम साथ में है, O2 में दो ऑक्सीजन एटम साथ में है, और H2 में दो हाइड्रोजन एटम साथ में है, राइट। ओके बेटा, और जनरली तुमने ऐसा सुना भी होगा कि N2 में जो नाइट्रोजन होता है ना, उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन जो होते हैं दो ऑक्सीजन एटम, उनके बीच में डबल बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता है, राइट। ये बॉन्ड क्या है अपने को नहीं पता, ये बॉन्ड क्या है अपने को नहीं पता, राइट। लेकिन अपने साथ देख रहे हैं कि N2 में दो नाइट्रोजन एटम साथ में रह रहे हैं, ऑक्सीजन में दो ऑक्सीजन एटम साथ में रह रहे हैं, और हाइड्रोजन में दो H एटम साथ में रह रहे हैं, और CO2 के अंदर दो ऑक्सीजन और एक कार्बन एटम हमेशा साथ साथ रहते हैं। बेटा कोई भी दो एटम, कोई भी दो एटम साथ साथ कब रहेंगे, जब उनके बीच में अट्रैक्शन हो या रिपल्सन। अट्रैक्शन, कोई दो एटम हमेशा साथ साथ रह रहे हैं, इट मींस उनमें अट्रैक्शन है बेटा, ठीक। अट्रैक्शन की वजह से तो साथ साथ रहेंगे ना बेटा। ये सुनो, ये बॉन्ड क्या होता है अपने को नहीं पता। लोग बोलते हैं कि नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, और एचएस के बॉन्ड में सिंगल एक बॉन्ड आता है। अपने को नहीं पता, लेकिन ये जो भी चीज है, ये बॉन्ड कोई भी चीज हो, इसकी वजह से एटम साथ साथ रहते हैं हमेशा, राइट। जैसे H2 में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया, तो उसके बाद क्या हो रहा है, दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ रह रहे हैं, राइट। ये सुन, ये तो ना बेटा कि अगर दो एटम्स के बीच में बॉन्ड आ गया ना, तो वो दोनों साथ साथ रह रहे हैं। ये बात अपने ने रियल है, ये अपन बात बोल सकते हैं। अपने को नहीं पता बॉन्ड क्या होता है, लेकिन जब भी ऐसा बोलते हैं कि दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बन गया, इट मींस दोनों एटम साथ साथ रह रहे हैं। ये सुनो, इतना हम बोल सकते हैं कि कोई भी दो एटम साथ साथ तभी रहेंगे जब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, राइट। जैसे दो ऑक्सीजन एटम है बेटा, वो दोनों साथ साथ कब रहेंगे, तो दोनों ऑक्सीजन एटम हमेशा साथ साथ कब रहेंगे, जब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, राइट। बेटा इन दो ऑक्सीजन को साथ रखने का काम कौन कर रहा है बेटा, बॉन्ड। जब ये बॉन्ड क्या है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये सुनो, ये बॉन्ड क्या है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेटा अगर दो एटम्स के बीच में अट्रैक्शन हुआ, तभी दो एटम साथ साथ रह सकते हैं। बॉन्ड दो एटम्स को हमेशा कंबाइंड फॉर्म में साथ साथ रखता है, राइट। तो ये बॉन्ड है क्या बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बेटा यहाँ से अपन बॉन्ड की डेफिनेशन डिराइव कर सकते हैं। व्हाट इज बॉन्ड, बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट बाइंड्स टू और मोर एटम टुगेदर, राइट। बॉन्ड बेटा सिंपली बॉन्ड का एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो दो या दो से ज्यादा एटम्स को आपस में बाइंड करके रखता है, राइट। एक बार फिर से समझ लेना बेटा। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि H2 मॉलिक्यूल जो है, ज्यादातर एलिमेंट्स मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहते हैं। फॉर एग्जांपल अपने H2 का एग्जांपल लिया, तो इसमें क्या बोला बेटा कि H2 जो मॉलिक्यूल है, उसमें दो हाइड्रोजन जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होते हैं, मतलब इनके बीच में बॉन्ड है। ये बॉन्ड काम क्या कर रहा है बेटा, ये दोनों हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रखने का काम कर रहा है। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमेशा साथ साथ रह रहे हैं, मतलब उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और बस ये अट्रैक्शन किसकी वजह से बेटा, इस बॉन्ड की वजह से। तो बॉन्ड ही तो हुआ ना अट्रैक्शन। तो व्हाट इज द बॉन्ड, बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट बाइंड्स टू और मोर एटम टुगेदर। बॉन्ड की डेफिनेशन क्लियर है, राइट बेटा। बॉन्ड की डेफिनेशन सबको क्लियर है बेटा, ओके। अभी अपने को ये समझना है कि सर समझ में आ कि बॉन्ड क्या है, कि बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो या दो से ज्यादा एटम्स को साथ में रखता है, ओके क्लियर। अभी नया क्वेश्चन ये है कि सर एटम बॉन्ड बना क्यों रहे हैं,
एटम कंबाइन स्टेट में क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट? कि O एटम दोनों आपस में रहते ना, एक O एटम यहाँ रहता है, ये यहाँ रहता है, ये दोनों आपस में O2 क्यों बन रहे हैं, O2 क्यों बना रहे हैं, कंबाइन क्यों हो रहा है? वाई डू एटम्स फॉर्म बॉन्ड, कि एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं बेटा? तो ध्यान से सुनना बेटा, बॉन्ड सबको क्लियर है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट बाइंड्स टू और मोर एटम टुगेदर इज नोन एज बॉन्ड। वाई डू एटम्स फॉर्म बॉन्ड, एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं बेटा? उसका आंसर होगा टू गेन द स्टेबिलिटी। जो एटम्स है बेटा वो बॉन्ड क्यों बनाते हैं? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, राइट? जब एटम बॉन्ड बनाते हैं तो उनका स्टेबिलिटी बढ़ता है, तो एटम्स बॉन्ड बनाते हैं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। अब नया क्वेश्चन कि सर बॉन्ड क्या है, पता लग गया, बॉन्ड क्यों बनता है, स्टेबिलिटी के लिए बनता है, लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन से स्टेबिलिटी मिलता कैसे है, राइट? नया क्वेश्चन ये हो गया ना तुम्हारा डाउट कि सर मान लिया कि बॉन्ड बनता है स्टेबिलिटी के लिए, बट बॉन्ड फॉर्मेशन से एटम की स्टेबिलिटी किस टाइप से बढ़ती है बेटा, राइट? तो बेटा एक पॉइंट नोट करना, एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, राइट? बॉन्ड फॉर्मेशन से स्टेबिलिटी बढ़ता है तब क्योंकि बेटा एनर्जी कम होता है। कौन सा एनर्जी बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। तो ध्यान से सुनना बेटा, एटम गेन्स स्टेबिलिटी बाय द बॉन्ड फॉर्मेशन, और बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन से स्टेबिलिटी कैसे बढ़ाते हैं बेटा? बाय डिक्रीजिंग देयर पोटेंशियल एनर्जी। अभी अपने को यही समझना है कि बॉन्ड फॉर्मेशन से पोटेंशियल एनर्जी किस टाइप से डिक्रीज करता है। ओके, पढ़े इस चीज को? ओके बेटा, तो तुमने एक 12th क्लास में फॉर्मूला आता है बेटा पोटेंशियल एनर्जी का एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, लेकिन पीरियोडिक सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी तुमने ये फॉर्मूला देखा होगा बेटा। देखो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, दो चार्ज है बेटा, दो चार्ज है Q1 एंड Q2, ओके? और अगर उनके बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा r, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा K Q1 Q2 अपॉन r। ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, राइट? अब देखो बेटा इसका ग्राफ कैसा आएगा, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का ग्राफ में बनाओ, राइट? तो देखो बेटा अगर दोनों चार्ज Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव है, अगर Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव है, तो देखो बेटा आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू आयंस। आर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, आर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। के तो क्या है बेटा? कांस्टेंट। आर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है बेटा तो पोटेंशियल एनर्जी कैसा आएगा? पॉजिटिव। ये सुनो बेटा, दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसा आएगा? पॉजिटिव, राइट? अगर दोनों चार्ज नेगेटिव है बेटा, Q1 Q2 अगर दोनों पॉजिटिव है तब प्लस इंटू प्लस क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव। अगर दोनों चार्ज नेगेटिव है तब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैसी आएगी बेटा? नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, राइट? तो बेटा चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो भी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगा, अगर दोनों चार्ज नेगेटिव है तब भी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगा, राइट? मतलब बेटा अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है तब भी क्या आता है? रिपल्सन। और दोनों चार्ज अगर नेगेटिव है बेटा तो भी कैसा आता है बेटा? रिपल्सन। तो बेटा ध्यान से सुनना, मैं पोटेंशियल एनर्जी और अगर आर का ग्राफ बनाऊं फॉर द रिपल्सन, रिपल्सन का मतलब, रिपल्सन का मतलब क्या है बेटा? दोनों चार्ज पे तो पॉजिटिव चार्ज होगा, या दोनों पे कैसे चार्ज होगा बेटा? नेगेटिव चार्ज। उसी केस में पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आता है ना बेटा। तो देखो बेटा ये पॉजिटिव है, जैसे जैसे आर बढ़ेगा बेटा, जैसे जैसे आर बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा? डिक्रीज। ये वाला ग्राफ आएगा क्या बेटा? ये वाला ग्राफ आएगा, जैसे जैसे आर की वैल्यू इंक्रीज होगी पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, राइट? ये वाला ग्राफ आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन एक बात बताओ, अगर Q1 तुम्हारे पास पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसा आएगा? अगर Q1 पॉजिटिव है तो बेटा ये जीरो वाली लाइन है, ये तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी और ये आर। तो देखो बेटा अगर Q1 पॉजिटिव Q2 नेगेटिव है तो बेटा दोनों के बीच में तो अट्रैक्शन आएगा, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैसे आएगी बेटा? पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, राइट? ये सुनो, तो ग्राफ कैसा आएगा बेटा? ऐसा ही ग्राफ आएगा बट नेगेटिव में आएगा। ऐसे मानते हो कि नहीं मानते कि जैसे जैसे आर बढ़ेगा बेटा नेगेटिव में कम होगा? ऐसे ये और नो, अरे ऐसे ही ग्राफ आएगा ना बेटा, जस्ट इसका उल्टा, क्योंकि आपकी बार पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा? नेगेटिव। इसमें कोई डाउट? तो बेटा नीचे वाले ग्राफ में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, वो नेगेटिव कब आएगी बेटा? जब एक चार्ज पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो। मतलब ये वाला ग्राफ किसमें हो गया बेटा? फॉर द अट्रैक्शन। और ये वाला ग्राफ किसमें था बेटा? रिपल्सन के लिए। कोई डाउट इसमें? इसमें किसी को डाउट? अब देखना बेटा, मैंने तुम्हें बोला था कि एटम्स बॉन्ड फॉर्म करते हैं स्टेबिलिटी के लिए, और स्टेबिलिटी कैसे आती है बेटा? बाय डिक्रीजिंग द पोटेंशियल एनर्जी। अभी अपने को ये समझना है बेटा कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कैसे होती है। ध्यान से सुनना बेटा, दो एटम्स है तुम्हारे पास, ये वाले,
ये एटम है और ये उसका न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब ऑल द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द डिफरेंट ऑर्बिटल्स। एक एटम है बेटा, ये उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ये दूसरा एटम है और ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अब मैं तुम्हें बेटा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो एटम्स हैं वो बॉन्ड कैसे बनाते हैं। राइट, अब देखो बेटा, अभी देखना, अब ये एटम आपस में बॉन्ड क्यों बनाते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। देखो बेटा, ये दो एटम है, ये दोनों के न्यूक्लियस और इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड। बेटा ये वाला जो एटम है, ये वाला जो एटम है ना बेटा, इसका न्यूक्लियस, बेटा इस एटम का न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे क्या लगाता है बेटा, अट्रैक्शन। बेटा ये वाला न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है और इस एटम का न्यूक्लियस, ये जो एटम है इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है। राइट, समझ में आया बेटा। ये वाला जो एटम है इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और इस एटम का न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। राइट, और इन दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेटा, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा, रिपल्स कर रहे हैं, रिपल्सन। राइट, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में बेटा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड में क्या इलेक्ट्रॉन्स, तो उनके बीच में क्या है बेटा, सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन। राइट, ये सुनो, बट अट्रैक्शन भी है ना, अट्रैक्शन किसका है, इसके न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच रहा है और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच रहा है बेटा। स्टार्टिंग के अंदर बेटा जब एटम बॉन्ड बना रहे हैं, अगर दो एटम बॉन्ड बना रहे हैं ना बेटा, तो ये देखो बेटा उनके बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों है, बट अट्रैक्शन इज हायर देन रिपल्सन। तो एटम क्या करेंगे बेटा, एक दूसरे के क्लोज आएंगे। राइट बेटा, दो एटम्स के बीच में एक साथ अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों काम कर रहे हैं। ये एटम का न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो अट्रैक्शन, ये वाला एटम का न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो वो भी अट्रैक्शन। राइट, बट इन दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में थोड़ा बहुत क्या है बेटा, रिपल्सन भी है, बट अट्रैक्शन ज्यादा है रिपल्सन से। तो क्या होगा बेटा, एटम एक दूसरे को क्लोजली अप्रोच करेंगे बेटा। राइट, ये सुन, तो एटम क्या करेंगे बेटा, धीरे धीरे आपस में क्या आ जाएंगे बेटा, क्लोज आ जाएंगे ऐसे। न्यूक्लियस ये इसका इलेक्ट्रॉन, क्लोज आएंगे कि नहीं आएंगे बेटा। राइट, ओके, अभी भी इनके बीच में बेटा, अभी भी इनके बीच में अट्रैक्शन ही डोमिनेट कर रहा है। देखो बेटा धीरे धीरे जैसे पास में आएंगे ना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड पास में आएंगे, इनके रिपल्सन बढ़ेगा। राइट, धीरे धीरे इनके बीच में रिपल्सन बढ़ेगा। अट्रैक्शन पहले ज्यादा तो एटम पास में आ रहा है, अभी भी अट्रैक्शन ज्यादा है तो और पास में आएंगे। कब तक पास में आएंगे बेटा, जब तक कि अट्रैक्शन और रिपल्सन इक्वल नहीं हो जाते। जब तक कि अट्रैक्शन और रिपल्सन इक्वल नहीं हो जाते तब तक पास में आएंगे ना बेटा, कि जब तक अट्रैक्शन ज्यादा है आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे, क्योंकि पहले रिपल्सन और अट्रैक्शन दोनों है, बट अट्रैक्शन ज्यादा तो एक दूसरे को क्लोजली अप्रोच करेंगे। एक पॉइंट आएगा बेटा कि धीरे धीरे पास आने पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड पास में आ रहे हैं तो इनका रिपल्सन बढ़ रहा है बेटा। राइट, तो रिपल्सन जैसे ही अट्रैक्शन को बैलेंस कर देगा फिर रुक जाएंगे। राइट, तो बेटा एक सिचुएशन आएगी जब अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे। तो ये एटम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये सोनो, ये दूसरा एटम है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ये सुनो बेटा, अब जितना पास आने थे ना बेटा उतना आगे, उससे आगे पास में नहीं आ सकते। राइट, यहाँ पे तुम्हारे पास अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों इक्वल हो गए, दोनों फोर्स बैलेंस हो गए, तो क्या और क्लोज आएंगे, नहीं ना बेटा। अभी देखना, इसका ग्राफ बनाना है अपने को, इसी का अपने को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इधर ड्रॉ करके दिखाना है बेटा। एक तो ग्राफ देखना बेटा कैसा बनता है। एक बात बताओ बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का ग्राफ बनाना है बेटा अपने। यहाँ पे अट्रैक्शन एंड रिपल्सन दोनों थे, बट डोमिनेट कौन कर रहा है बेटा, अट्रैक्शन। राइट, और धीरे धीरे क्या हो रहा है बेटा, आर कम हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आर धीरे इधर आने पे आर कम होता है ना बेटा, तो नेगेटिव में बढ़ेगा ऐसा, तो ग्राफ कैसा आएगा बेटा, ऐसे ऐसे आएगा ग्राफ। राइट, एग्जैक्टली ये वाला ग्राफ आएगा ना अट्रैक्शन के लिए। बेटा ध्यान से सुना, ये अट्रैक्शन का ग्राफ था कि नहीं था नेगेटिव में, यहाँ पे अट्रैक्शन का ग्राफ बेटा धीरे धीरे पास में आ रहे हैं। राइट, आर कम हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में बढ़ेगा, ऐसे नेगेटिव रहेगा और नेगेटिव में वैल्यू बढ़ेगा जैसे जैसे आर कम होगा। ये वाला पॉइंट आएगा ऐसे, मानते हो कि नहीं मानते बेटा, मानते हो कि नहीं मानते बेटा। इस पॉइंट पे क्या हो गया कि अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों इक्वल हो गए, अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों इक्वल हो गए, मतलब जितना पास में आने थे ना उतने पास में आ गए, इससे और क्लोज ये नहीं आ सकते बेटा। इस पॉइंट को बोलते हैं बॉन्डिंग पॉइंट, कि अब इनको बीच में बॉन्ड बन गया है बेटा, इससे और ज्यादा क्लोजली अप्रोच ये नहीं कर सकते। तो ये वाली जो सिचुएशन समझे बेटा, यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा, यहाँ पे भी अट्रैक्शन हायर देन रिपल्सन, यहाँ पे अट्रैक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, रिपल्सन। ओके, इससे और क्लोजली नहीं लाया जा सकता। राइट, अभी बेटा देखो मैंने क्या कर दिया, अभी मैंने बाहर से बेटा
अभी ये एटम अपने आप ऐसा नहीं करते हैं, अभी मैंने इन एटम को बाहर से कंप्रेस किया, अब अपने आप क्लोज नहीं आ रहे थे बेटा, मैंने बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा के इन एटम को ऐसे और क्लोज लाया बेटा। तो देखो बेटा, मैं इस एटम को इधर से दबा रहा हूँ और इसको इधर से दबा रहा हूँ और क्लोज लाने का ट्राई कर रहा हूँ, तो क्या होगा बेटा, देखो अभी तक यहाँ पे पहले यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा तो पास में आ रहे थे, यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों इक्वल हो गए थे, राइट, इसलिए एटम दोनों रुक गए और क्लोज नहीं आ सकते। इसको बोलते हैं बॉन्डिंग पॉइंट की, यहाँ पे इनके बीच में बॉन्ड बन गया है, राइट, इतना अट्रैक्शन इनमें मैक्सिमम आ सकता था। अब देखो बेटा ध्यान से क्या होता है, अभी देखना ध्यान से बेटा, यहाँ पे इतना क्लोज आ सकते थे, अभी मैं इनको दबाऊंगा बेटा, अब मैं इनको और कंप्रेस कर रहा हूँ, तो कौन सा फोर्स बढ़ जाएगा बेटा, रिपल्सन फोर्स। अभी कौन सा फोर्स बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ेगा ना बेटा। अभी बेटा अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों बैलेंस हो गए थे, इसके बाद और क्लोज लाओगे तो क्या बढ़ जाएगा बेटा, रिपल्सन। अब देखो बेटा, इनको तुम पास में लाओ तो इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में क्या आएगा बेटा, रिपल्सन। अब ये इलेक्ट्रॉन रिपेल होकर न्यूक्लियस में तो घुस नहीं सकते, तो पता है बेटा क्या करेंगे, तुम ऐसे कंप्रेस करें तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन आया, तो न्यूक्लियस के अंदर जा नहीं सकते, क्या करेंगे बेटा, बाहर निकल जाएंगे ऐसे। बेटा तुम ऐसे इनको पास में ला रहे थे, इलेक्ट्रॉन के बीच में हाई रिपल्सन आया, तो पीछे जा नहीं सकते, ये पीछे जा नहीं सकते कि तुम बाहर से फोर्स लगा रहे हो, तो क्या करेंगे बेटा, ऊपर की तरफ निकल जाएंगे ऐसे। तो बेटा ध्यान से सुनना, अगर बाहर से मैं एनर्जी लगा के इन एटम को और क्लोजली अप्रोच करूँ तो बेटा ये ऐसा सिचुएशन हो जाता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो बीच में था ना बेटा, ये पूरा बाहर निकल जाता है, ऐसे ऐसे हो जाएगा। क्योंकि बेटा यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बीच में, इसमें हाई रिपल्सन लगेगा और ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये ऊपर ऐसे चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना बेटा वो ऐसा हो जाएगा ऐसे, राइट, बाहर निकल जाए ना दोनों न्यूक्लियस के बीच में से, क्योंकि हाई रिपल्सन की वजह से बेटा ऐसा हुआ है, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी बेटा। अब ध्यान से सुनो बेटा, हाई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से इलेक्ट्रॉन तो बाहर की तरफ चले गए, लेकिन दोनों न्यूक्लियस पास में आ गए बेटा, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज, हाई रिपल्सन। तो बेटा उसके बाद तुम्हारे पास जो ग्राफ आता है वो ऐसा ग्राफ आता है, ये वाला ग्राफ ऐसा, राइट। तो देखो बेटा ये वाले पॉइंट पे क्या थी बेटा, एनर्जी मिनिमम थी ना, इस वाले पॉइंट पे एनर्जी मिनिमम थी बेटा, देखो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कौन से पॉइंट पे थी, यहाँ पे, तो यहाँ पे एनर्जी मिनिमम है, तो स्टेबिलिटी क्या रहेगी बेटा, मैक्सिमम, राइट। तो बॉन्ड कौन से पॉइंट पे बना है बेटा, यहाँ पे, तो ये वाली जो एनर्जी की वैल्यू होती है ना बेटा, नेगेटिव में ये वाली जो एनर्जी की वैल्यू होती है इसको बोलते हैं बेटा बॉन्ड एनर्जी, और बॉन्ड फॉर्मेशन से एनर्जी हमेशा रिलीज होती है बेटा, बॉन्ड फॉर्मेशन से एनर्जी हमेशा रिलीज होती है, क्योंकि स्टेबिलिटी क्या करती है बेटा, बढ़ती है, तो जो एनर्जी रिलीज उसकी वैल्यू ये वाली होती है बेटा इस ग्राफ में। तो बेटा एक बार तुम्हें सब क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 3 पॉइंट दे देते बेटा, ये वाले पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तुम्हें बेटा अट्रैक्शन और रिपल्सन का रेस्पेक्टिव पूछा था, तो बेटा इस वाले पॉइंट पे कौन ज्यादा है बेटा, इस वाले पॉइंट पे अट्रैक्शन ज्यादा है कि रिपल्सन, पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रहा है बेटा, तो धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, तो इस रीजन में अट्रैक्शन ज्यादा है रिपल्सन से। इस वाले पॉइंट पे दोनों बैलेंस हो गए, और इस वाले पॉइंट पे कौन ज्यादा है बेटा, रिपल्सन इज हायर देन अट्रैक्शन। मानते हो कि नहीं मानते बेटा, बेटा एक बार फिर से समझना, ये वाला जो ग्राफ होता है ना पॉजिटिव वाला, ये किसके लिए होता है, रिपल्सन के लिए, पोटेंशियल एनर्जी, और अगर आप पॉजिटिव में आता है और अट्रैक्शन के लिए किस में आता है बेटा, इस टाइप का ग्राफ आता है, राइट, ये अपन ने ऑलरेडी पहले देख लिया था। दो एटम है बेटा, ये दोनों के एटम, ये दो एटम आपस में बॉन्ड क्यों बनाते हैं, किस टाइप से उनमें बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कि दो एटम बॉन्ड, दो एटम्स के बीच में बॉन्ड मतलब हमेशा साथ साथ रहते हैं, और साथ साथ कब रहेंगे बेटा, जब उनके बीच में अट्रैक्शन हो, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स इज नोन एज बॉन्ड, राइट, उसी को बोलते हैं ना बेटा अपन। समझ में आया बेटा, तो देखो एटम जो है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, क्यों एक दूसरे को क्लोजली अप्रोच करते हैं, कैसे उनके बीच में अट्रैक्शन आता है, समझ में आया ना बेटा, कि दो एटम है अगर ये बॉन्ड बना रहे हो तो कैसे पास में आते हैं बेटा, क्योंकि इस एटम का न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, और इस एटम का न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, राइट, इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में रिपल्सन भी होगा बट अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो एक दूसरे को क्लोजली अप्रोच करेंगे, राइट, तो धीरे धीरे क्या आएंगे बेटा, पास में, लेकिन जैसे जैसे पास में आ रहे हैं ना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी तो पास में आ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में क्या आएगा बेटा, रिपल्सन, तो धीरे धीरे रिपल्सन बढ़ेगा, एक पॉइंट पे अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों इक्वल हो जाएंगे, राइट, ये सुनो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या कराता है बेटा, जैसे जैसे आर कम होगा बेटा, जैसे जैसे इन दोनों एटम्स के बीच का डिस्टेंस कम होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा बेटा, नेगेटिव में बढ़ेगा ऐसे, राइट, नेगेटिव होता जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है बेटा, स्टेबिलिटी उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, एक पॉइंट पे जितना आर कम होना था उतना हो गया, इससे आर और कम नहीं किया जा सकता उन दोनों, तो इस पॉइंट को बोलते हैं बेटा ये मिनिमम एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी, तो इस पॉइंट को बोलते हैं बेटा बॉन्डिंग पॉइंट,
राइट। अभी बेटा उसके बाद अपने बाहर से एनर्जी लगा के इनको और पास मिला दिया, तो कौन सा फोर्स डोमिनेट कर जाएगा बेटा? रिपल्सन वाला, राइट। कौन सा फोर्स डोमिनेट कर जाएगा बेटा? रिपल्सन वाला। तो जब रिपल्सन आएगा बेटा तो ग्राफ कैसे जाएगा बेटा? वापस पॉजिटिव में जाएगा। लेकिन बेटा ग्राफ देखो मिनिमम से इतना ज्यादा पॉजिटिव में कैसे पहुंच गया, इतना ज्यादा रिपल्सन कैसे आया? क्योंकि बेटा जब अपन इनको कंप्रेस कर रहे हैं ऐसे, राइट, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो ऐसे डिस्पर्स हो गया, लेकिन ये न्यूक्लियस पास में आ गया बेटा, जिन पे हाई पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए हाई रिपल्सन की वजह से बेटा ये ग्राफ ऐसा है। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट है, ये पूरा पार्ट अट्रैक्शन को, इस पूरे पार्ट में अट्रैक्शन हाई है, यहाँ पे दोनों बैलेंस, और ये जो इंक्रीज वाला पार्ट है बेटा, इसमें रिपल्सन इज हायर देन अट्रैक्शन, राइट। यस और नो? ओके बेटा, तो देखो बॉन्ड क्या था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट बाइंड्स टू और मोर एटम टुगेदर, राइट। बॉन्ड बनता क्यों है? स्टेबिलिटी के लिए। एटम बॉन्ड फॉर्मेशन स्टेबिलिटी कैसे गेन करते हैं बेटा? बाय डिक्रीजिंग देयर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किस टाइप से डिक्रीज होता है ये तुम्हारे सामने है बेटा, अगर इसके अलावा कोई डाउट है तो पूछो। ओके, समझ में आया तुमको इतना पार्ट कि बॉन्ड कैसे बनता है? अभी नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं बेटा। तुमने एक चीज नोटिस की बेटा, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, ये तो कभी बेटा बॉन्ड बनाते ही नहीं है, ये तो बॉन्ड नहीं बनाते। बेटा हीलियम, नियोन, ऑर्गन, इन तीनों को आज तक कोई कंपाउंड नहीं मिला है, और इनके जो कंपाउंड मिले हैं वो अब नॉर्मल एनर्जी पे मिले, मतलब हाई एनर्जी पे, मतलब नेचुरल कंडीशन पे ये कोई भी कंपाउंड फॉर्म नहीं करते। मतलब ये एलिमेंट क्या कर रहे हैं बेटा? ये एलिमेंट जो है, जो नोबल गैसेस बेटा, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, इनको अपन क्या बोलते हैं बेटा? नोबल गैसेस बोलते हैं, जो कि अपन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में स्टडी कर चुके हैं। तो बेटा जो तुम्हारे पास नोबल गैसेज है, वो तो कंबाइन ही नहीं हो रही किसी एलिमेंट के साथ, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं कर रही है, राइट, वो बॉन्ड ही नहीं बना रही है। तो बेटा एटम्स बॉन्ड बना क्यों रहे थे? एटम्स क्यों बॉन्ड बना रहे थे? स्टेबिलिटी के लिए। ये बॉन्ड नहीं बना रहे, मतलब ये ऑलरेडी स्टेबल है, राइट। बेटा एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन क्यों हो रहा था? एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होकर जो मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा था, क्यों कर रहा था? टू गेन द स्टेबिलिटी। ये जो एलिमेंट्स है, जो नोबल गैसेज है, वो बॉन्ड नहीं बनाती है, मतलब ऑलरेडी स्टेबल है, उसको स्टेबिलिटी नहीं चाहिए, राइट। वो ऑलरेडी स्टेबल है तभी तो ऐसा नहीं करे। बाकी एटम अनस्टेबल होते हैं, इसलिए वो बाय बॉन्ड फॉर्मेशन स्टेबिलिटी गेन करते हैं। नोबल गैसेस, जो नोबल गैसेस है ना बेटा, वो बॉन्ड नहीं बनाते। इसका मतलब क्या है बेटा? वो ऑलरेडी स्टेबल है, उनको नहीं चाहिए स्टेबिलिटी। सिंपल सी बात है ना बेटा। ओके, तो ध्यान से सुनना बेटा, हर एक एलिमेंट को स्टेबिलिटी चाहिए, हर एक एलिमेंट को स्टेबिलिटी चाहिए। मतलब स्टेबल कौन होती है बेटा? नोबल गैसेस। तो हर एक एलिमेंट को स्टेबिलिटी लेनी है, मतलब हर एक एलिमेंट को नोबल गैस जैसा बनना है, राइट। तो बेटा हर एक एलिमेंट नोबल गैस जैसा बनना चाहता है। नोबल गैसेस की खास बात क्या होती है बेटा? अगर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करो बेटा, तो क्या होता है? 2s2। इसका कितना होता है बेटा? 2s2 2p6। इसका कितना होता है बेटा? 3s2 3p6। इसका कितना है बेटा? 4s2 4p6। बेटा अगर हीलियम को छोड़ दें तो बाकी जितने भी नोबल गैसेस है बेटा, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns2 np6। बेटा उनका वैलेंस सेल पूरा भरा हुआ है, उनका वैलेंस सेल कंप्लीटली फिल्ड है, और उनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन, राइट। और वो कोई बॉन्ड नहीं बनाते हैं। तो नोबल गैसेज हैं, जो नोबल गैसेज हैं, उनके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और वो कोई बॉन्ड नहीं बनाती। इट मींस वो एलिमेंट जिनके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, वो ज्यादा स्टेबल है, राइट। उनके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, वो ज्यादा स्टेबल है बेटा। अब ध्यान से सुनना बेटा, नोबल गैसेज कोई भी बॉन्ड नेट मॉलिक्यूल नहीं बनाती है, क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब बेटा उनके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हर एक एटम को स्टेबिलिटी गेन करनी है, स्टेबिलिटी गेन करनी है मतलब उसको भी नोबल गैस की तरह स्टेबल होना है। तो कोई एलिमेंट जस्ट लाइक नोबल गैस हो, तो उसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन भी कैसे होने चाहिए? जस्ट लाइक नोबल गैस, राइट। तो इनमें क्या अलग क्या है? इनमें इनके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो बेटा जो एलिमेंट्स हैं, उन हर एक एलिमेंट की टेंडेंसी होती है बेटा कि वो चाहे कुछ भी करे, चाहे बॉन्ड फॉर्म करे, कैसे भी बॉन्ड फॉर्म करे, और कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेके आ जाए बेटा, जस्ट लाइक नोबल गैस। तो ध्यान से सुनना बेटा, नोबल गैसेस पीरियोडिक टेबल के स्टेबल एलिमेंट्स हैं, राइट। अगर हीलियम के अलावा अपन बाकी सब नोबल गैसेस की बात करें, तो उनके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो स्टेबल है, उनका वैलेंस सेल कंप्लीटली फिल्ड है, उनके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है बेटा। हर एक एलिमेंट को स्टेबिलिटी चाहिए, और स्टेबिलिटी कैसे मिलता है बेटा? बॉन्ड फॉर्मेशन से, राइट। तो हर एक एटम बेटा ये ट्राई करेगा कि वो बॉन्ड फॉर्म करके स्टेबल बने, मतलब वो बॉन्ड फॉर्म करके नोबल गैस जैसा बने, मतलब वो बॉन्ड फॉर्म करके नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेके आए। मतलब क्या बेटा?
उसके वैलेंस सेल में भी बॉन्ड फॉर्मेशन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये सुनो, तो अभी बेटा अपन एक नया रूल इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे, ऑक्टेट रूल। क्या बेटा? ऑक्टेट रूल। लिविस साइंटिस्ट है बेटा जिसने दिया लिविस ऑक्टेट रूल। ये क्या बोलता है बेटा कि एलिमेंट टेंड्स टू कंबाइन, एलिमेंट टेंड्स टू कंबाइन इन सच ए वे दैट दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल टू गेन द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। बेटा ऑक्टेट रूल ये बोलता है कि एलिमेंट इस टाइप से कंबाइन होना चाहते हैं क्योंकि उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, मतलब वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन गेन करना चाहते हैं। बेटा बेटा जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स है ना बेटा, जितने भी एलिमेंट्स है वो इस टाइप से कंबाइन होंगे कि उनके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, मतलब उनका जो वैलेंस सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन जस्ट लाइक नोबल गैसेस हो बेटा। इसको बोलते हैं बेटा लेविस ऑक्टेट रूल, राइट। अभी ध्यान से सुनना बेटा, अभी एक पॉइंट ध्यान से नोट करना, जो हाइड्रोजन है बेटा, हाइड्रोजन के पास कौन सा ऑर्बिटल होता है बेटा? 1s1, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो हाइड्रोजन कभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर सकता क्योंकि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन लेने की जगह ही नहीं है, ये सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो बेटा बाकी सारे एलिमेंट ऐसे कंबाइन होते हैं कि वो क्या बने बेटा? अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करे, मतलब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। बट हाइड्रोजन अपना क्या करना चाहता है बेटा? डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है। इसको कैसा बनना है बेटा? जस्ट लाइक हीलियम। हीलियम भी तो नोबल गैस है ना बेटा। तो हाइड्रोजन इस टाइप से कंबाइन होगा कि उसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। डुप्लेट कंप्लीट हो जाए मतलब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, जस्ट लाइक हीलियम। और बाकी सब एलिमेंट जो हाइड्रोजन के अलावा वो क्या कंबाइन करना है, क्या क्या गेन करना चाहते हैं बेटा? ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, राइट। अब पॉइंट समझ में आया ना कि जो एलिमेंट्स हैं वो क्या चाह रहे हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन क्या करें स्टेबिलिटी के लिए, और स्टेबल होना है मतलब उनको कैसा बनना है बेटा? नोबल गैस जैसा। तो इसी के लिए लुइस ने एक रूल डिफाइन किया बेटा, लुइस ऑक्टेट रूल, जो क्या बोलता है कि एलिमेंट हमेशा इस टाइप से कंबाइन होते हैं, एलिमेंट हमेशा इस टाइप से कंबाइन होते हैं ताकि उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, मतलब वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन गेन करना चाहते हैं। बट हाइड्रोजन हमेशा हीलियम जैसा बनना चाहता है। तो बाकी सब एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे और हाइड्रोजन क्या कंप्लीट करेगा बेटा? डुप्लेट। उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास होता है, उसको एक और चाहिए, राइट। तो हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा बॉन्डिंग से, और बाकी सब जो एलिमेंट्स हैं वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, राइट। और एक पॉइंट नोट कर लेना बेटा, बॉन्ड फॉर्मेशन में, बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, पेनल्टीमेट या एंटी पेनल्टीमेट सेल का कोई भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता है। बॉन्ड फॉर्मेशन में सिर्फ और सिर्फ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बेटा, क्लियर है? वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा सिर्फ वही बॉन्ड फॉर्मेशन है, किसी भी टाइप का केमिकल बॉन्ड हो, सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन में वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे। ऑक्टेट रूल का स्टेटमेंट सबको क्लियर है क्या बेटा? कि ऑक्टेट रूल का स्टेटमेंट सबको क्लियर है? ओके, कि एलिमेंट इस टाइप से कंबाइन होंगे ताकि उनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए बेटा? नोबल गैस जैसे इलेक्ट्रॉन, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। क्लियर है सबको? या तो कोई डाउट? ओके बेटा, इसके थोड़ा सा अपन प्रैक्टिस करते हैं, राइट। तो बेटा सीधी सी बात है, एलिमेंट ने वो क्या बोला लिविस ने कि एलिमेंट इस टाइप से कंबाइन होंगे ताकि उनके वैलेंस सेल में क्या हो जाए बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। और एलिमेंट कंबाइन कैसे होता है बेटा? बॉन्ड से। एलिमेंट कैसे होता है बेटा? बॉन्ड से। बेटा एलिमेंट जब बॉन्ड बनाएंगे ना तो इस टाइप से बॉन्ड बनाएंगे ताकि उनके वैलेंस सेल में क्या हो जाए बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब बेटा नया क्वेश्चन है, हाउ डू एटम्स फॉर्म बॉन्ड? तो बेटा एटम बॉन्ड्स कैसे फॉर्म करते हैं? तो बॉन्ड फॉर्मेशन के 2 तरीके हैं बेटा, बॉन्ड फॉर्मेशन के 2 तरीके होते हैं बेटा। एक तरीका होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर से। बेटा एटम्स जो है, एटम्स जो है वो सिर्फ 2 ही तरीके से बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, एक शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरा कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये सुनो बेटा, चीजें तुम्हारे एक पूरा सीक्वेंस बन रहा है ना माइंड में कि बॉन्ड क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट बाइंड्स 2 और मोर एटम टुगेदर। बॉन्ड बनता है क्यों है? स्टेबिलिटी के लिए, राइट। स्टेबिलिटी कैसे गेन होती है? बाय डिक्रीजिंग द पोटेंशियल एनर्जी, राइट। बॉन्ड फॉर्मेशन से एटम करना क्या चाहता है? बॉन्ड फॉर्मेशन से एटम नोबल गैस जैसा बनना चाहता है कि नोबल गैसेस पीरियोडिक टेबल के वो एलिमेंट्स हैं, नोबल गैसेस पीरियोडिक टेबल के वो एलिमेंट्स हैं जो कोई बॉन्ड नहीं बनाते, मतलब वो स्टेबल एलिमेंट्स, राइट। वो स्टेबल एलिमेंट है और उनके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब उनका ऑक्टेट क्या होता है बेटा? कंप्लीट होता है, राइट। उनका वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। यस और नो? वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटा उनके, राइट। ओके, तो
तो बेटा पीरियोडिक टेबल के बाकी जो एलिमेंट्स हैं उस टाइप से कंबाइन होंगे कि उनके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, राइट, उनके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, मतलब वो भी नोबल गैस जैसे बन जाए। यही बोलते हैं बेटा लुईस ऑक्टेट रूल कि एलिमेंट टेंड्स टू कंबाइन सच ए वे दैट दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, राइट, यस और नो, यस और नो। समझा ना कैसे फॉर्म होगा बेटा वो? अभी ध्यान से सुनना बेटा, इलेक्ट्रॉन अभी बॉन्ड ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इस टाइप से कंबाइन होंगे कि उनका नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए। और बेटा नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे अचीव करेंगे बेटा? या तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से या फिर इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से। कि बॉन्ड फॉर्म होने के दो ही तरीके हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या फिर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर बेटा, ठीक है। अभी अपन ऑक्टेट रूल जो है उसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है, कि एलिमेंट हमेशा इस टाइप से कंबाइन होंगे ताकि उनका जो वैलेंस शेल है बेटा उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, लेकिन बाकी सब एलिमेंट है सारे अपने ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, बट हाइड्रोजन को कितना चाहिए? सिर्फ 1, उसको डुप्लेट कंप्लीट करना है, उसको हीलियम जैसा बनना होता है कि वो 8 इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं सकता, उसके पास एक ही ऑर्बिटल होता है बेटा 1s। अभी ध्यान से सुनना बेटा, एक एग्जांपल ले अपन, जैसे F2 मॉलिक्यूल कैसे बना होगा, राइट। देखो बेटा फ्लोरीन, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा 1s2 2s2 2p5। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। ओके, तो मैं दिखा देता हूँ बेटा। तो देखो अभी मैं तुम्हें बेटा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा हूँ। क्या सिखा रहा हूँ? लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना। बेटा सबसे पहली बात, बॉन्ड फॉर्मेशन में सिर्फ कौन इन्वॉल्व होते हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन में सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7, राइट। ओके, अभी अपने को दूसरा फ्लोरीन देखना है बेटा, उसके वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 7, राइट। अगर इसीलिए इस फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा ना। इसीलिए इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा, इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये वाला फ्लोरीन बोलेगा इस वाले फ्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन दे दे, तो बोलेगा नहीं मैं इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता बेटा? नॉन मेटल है, इसकी इलेक्ट्रॉन देने की नहीं, इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, राइट। दोनों नॉन मेटल है बेटा, किसी की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या बनता है बेटा? शेयरिंग। तो ये बेटा ये एक इलेक्ट्रॉन अपना इस फ्लोरीन के साथ शेयर कर देता है, राइट, और ये वाला फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर देता है। तो देखो बेटा अगर ये इस वाले फ्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर दिया तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया बेटा। समझ में आया कैसे? एक और एग्जांपल ले बेटा, एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, CCl4। इसका अपने को लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, कैसा बनेगा? तो देखो बेटा कार्बन के वैलेंस शेल में कार्बन होता है 1s2 2s2 2p2। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन 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 कैसे भी करके क्या चाहता है कि कार्बन के पास 4 है, कार्बन को 4 और चाहिए, राइट। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन को 4 और चाहिए। अब देखो क्लोरीन कितने आ रहे हैं? 4 क्लोरीन आ रहे हैं, राइट। हर एक क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? क्लोरीन के वैलेंस शेल में हेलोजन है बेटा 7, राइट। हर एक क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। मानते कि नहीं मानते? हर एक क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। ओके बेटा कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन। ये चारों क्लोरीन के लिए बोलेगा, चारों क्लोरीन को बोलेगा कि मेरे को एक इलेक्ट्रॉन दे दो, मेरे को ऑक्टेट कंप्लीट करने का है। क्लोरीन बोलेंगे नहीं भाई हम नहीं दे सकते, हम तो खुद नॉन मेटल है, हमारे तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी नहीं है। इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी किसकी होती है बेटा? मेटल्स की। तो क्या क्लोरीन कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा? बिल्कुल नहीं। क्लोरीन बोलेगी हमको तो खुद को एक एक चाहिए। तो कार्बन क्या करता है? ये शेयरिंग इज केयरिंग, शेयर करो और मस्त रहो। तो क्या बोलेगा बेटा? कार्बन क्या बोलता है कि इस वाले क्लोरीन ने कार्बन से शेयरिंग से एक ले लिया है बेटा, तो इस क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट। इस क्लोरीन ने भी कार्बन से एक शेयरिंग से ले लिया है, इस क्लोरीन ने भी कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से ले लिया है, और इस वाले क्लोरीन ने भी कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से ले लिया है। अब कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से दिए है, तो शेयर इसने किया तो कुछ शेयर तो उनका भी लेगा ना बेटा। तो इसने कार्बन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो चारों क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन खुद भी शेयरिंग से ले लेगा बेटा इसे, राइट। तो कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट और चारों क्लोरीन का ऑक्टेट भी कंप्लीट। समझ में है?
ये सब। सर हाँ बेटा बोलना। सर इसका नाम क्या है कंपाउंड का? CL4 बेटा, टेट्राक्लोरोकार्बन है ना। ओके, CCl3H होता है क्लोरोफॉर्म, जिसका तुम पूछना चाह रहा है, राइट। ओके, आगे बात करें बेटा, और एग्जांपल है इसका CO2। CO2 ओके। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? कार्बन के पास तो वही इलेक्ट्रॉन है, 4। ओके, 2 ऑक्सीजन आ रहे हैं बेटा। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा वैलेंस शेल में? ऑक्सीजन होता है बेटा 1s2 2s2 2p4। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 है, तो मैंने 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया बेटा। हमेशा तुम्हें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन दिखाना है बेटा। तो 6, ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट के लिए कितने चाहिए? 2। तो कार्बन से 2 ले लेगा शेयरिंग से, राइट। ओके बेटा, इस वाले ऑक्सीजन ने भी क्या करेगा? ये भी कार्बन से 2 शेयरिंग से ले लेगा। तो दोनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट। अब कार्बन को कितने चाहिए थे बेटा? कार्बन को भी तो चाहिए थे ना, 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास 4 थे। तो दोनों ऑक्सीजन से क्या करेगा बेटा? ये सही से नहीं दिखाया मालूम, ऑक्सीजन यहाँ पे स्केल पर यहाँ पे, तो बेटा दोनों से क्या करेगा? एक एक 2 इलेक्ट्रॉन ये भी ले लेगा। तो कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट और ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। समझ में आया बेटा किस टाइप से कंबाइन होते हैं? इस टाइप से शेयरिंग वगैरह, ट्रांसफर करें चाहे शेयरिंग करें, इस टाइप से कंप्लीट करते हैं, इस टाइप से कंबाइन होते हैं बेटा, ताकि इनका ऑक्टेट क्या हो जाए बेटा? कंप्लीट हो जाए, राइट। ये सो नो। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं बेटा, जैसे और एग्जांपल है जिसमें ऐसे बोल दो बेटा CO3 2 ओके। क्या इसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट है? मैं तुम्हें ऐसे बोल दूं कि इसमें ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऑक्टेट रूल फॉलो होने का मतलब क्या होता है? हर एक एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, राइट। ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है बेटा? कि हर एक एलिमेंट का, उस मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट है सबका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो कार्बन है, तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास। तो बेटा कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? अरे कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना बेटा, राइट। ओके, ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं बेटा? ऑक्सीजन 3 आ रहे हैं, राइट। 3 ऑक्सीजन आ रहे हैं। अब तीनों ऑक्सीजन के पास, हर एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 1 2 3 4 5 6। हर एक ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो हर एक ऑक्सीजन को कितने की जरूरत है बेटा? हर एक ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की, राइट। ओके, तो अगर ये कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन देता है इसको, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन को, तो एक ऑक्सीजन तो बच जाएगा। अरे एक ऑक्सीजन को बच जाएगा, राइट। तो वो कैसे बाइंड हुआ है? ये तीनों ऑक्सीजन कार्बन के साथ तो है, तो ये अपने को समझना है बेटा। देखो CO3 2- जो चार्ज दिया है ना बेटा, जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे रहता है बेटा? ऑक्सीजन पे। तो नेगेटिव चार्ज वो किस पे रहेगा बेटा? ऑक्सीजन पे। -2 चार्ज है ना बेटा, मतलब बेटा वो दो -2 चार्ज वो एक ऑक्सीजन पे नहीं है, वो 2 ऑक्सीजन पे है। तो हर एक 2 ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है। और जब भी ऑक्सीजन पे -1 चार्ज आएगा ना, जब भी ऑक्सीजन पे -1 चार्ज आएगा, वो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से बाइंडेड होता है बेटा। जब भी ऑक्सीजन पे -1 चार्ज आएगा, वो सिंगल बॉन्ड से बाइंडेड होगा बेटा। अभी यहाँ पे 2 माइनस आ रहे हैं, मतलब 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड के साथ बाइंड है, राइट। ओके बेटा, तो देखो ध्यान से, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा? 4। कार्बन को 4 और चाहिए बेटा, तो ये ऑक्सीजन आया, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा? 6। इसलिए कार्बन को 2 से, कार्बन से 2 शेयरिंग से लिए और कार्बन को 2 शेयरिंग से दे भी दिए बेटा, ठीक है। ओके, अब 2 ऑक्सीजन और आएंगे बेटा, उनके पास कैसा है बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन तो होते हैं उनके पास पहले से ही, राइट। 6 इलेक्ट्रॉन को उनके पास पहले से ही थे, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन तो होते हैं ना बेटा, राइट। एक क्या बेटा, दोनों पे -1 चार्ज है, दोनों पे, इस पे भी -1 इस पे भी -1, राइट। -1 आ गया, मतलब क्या होता है बेटा? एक एक इलेक्ट्रॉन ले गया उन्होंने। -1 का मतलब क्या होता है? एक एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा इसके पास? इसके पास भी 7, इसके पास भी 7। अब इनको कितना था चाहिए बेटा? एक एक चाहिए ना, तो कार्बन से एक ले लेंगे और कार्बन को एक दे भी देंगे। ये भी कार्बन से एक ले लेगा और कार्बन को एक दे भी देगा बेटा। मानते तो नहीं मानते? तो कैसा बनेगा ये? कार्बन, एक ऑक्सीजन ने दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए बेटा, तो उसके बीच में आएगा डबल बॉन्ड, राइट। और 2 ऑक्सीजन क्या बनाएंगे बेटा? सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, जिन पे कैसा चार्ज होगा बेटा? -1 तो सबका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है? सबका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है? समझ में कैसे निकालते हैं बेटा? समझ में आया ना कि जितने माइनस है उतने ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ बाइंड है, बस ये देख लेना। 2 बॉन्ड बनाए मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, 2 बॉन्ड बना रहे, देखो बेटा यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे देखो बेटा
ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से दिए, कार्बन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से दिए, 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई मतलब डबल बॉन्ड आएगा। यहाँ पे 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई मतलब सिंगल बॉन्ड आएगा। क्लियर है? ये सुनो, ऑक्टेट रूल समझ में आया सबको? ऑक्टेट रूल के एग्जांपल्स अभी बेटा अपन डिस्कस करने वाले हैं। एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल। क्या? एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल कि बेटा वो एग्जांपल जिनमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता। तो ध्यान रखना बेटा, ग्रुप 13 के एलिमेंट। कौन से एलिमेंट? एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13। ग्रुप 13 मतलब कौन सा बेटा? बोरोन फैमिली, राइट? ओके बेटा, इनका ऑक्टेट कभी कंप्लीट नहीं होता है, इनका ऑक्टेट कभी कंप्लीट नहीं होता है। कैसे? बेटा बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p1, राइट? बोरोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। बोरोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 3। तो ये बॉन्ड भी कितना बना सकता है? 3। अरे जितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की होती है तो बॉन्ड बनेगा ना। बोरोन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है 3, ये मैक्सिमम बॉन्ड भी कितने बना सकता है? 3। तो हर एक बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन मिलता है बेटा शेयरिंग से, तो 3 से कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे बेटा? 3। तो कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन। क्या ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? मतलब बेटा अगर बोरोन अपने वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है सारे बॉन्डिंग के लिए लगा दे, फिर भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाएगा। एग्जांपल BF3, राइट? देखो बेटा BF3 में बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे बेटा, तो देखो बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, राइट? तीनों फ्लोरीन है बेटा, फ्लोरीन के पास कितने थे इलेक्ट्रॉन थे बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन थे फ्लोरीन के पास। इस वाले फ्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स, ऊपर वाले फ्लोरीन के पास भी 3 फ्लोरीन थे जिनके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे। फ्लोरीन क्या करेगा बेटा? बोरोन से एक शेयरिंग से ले लेगा। एक तो फ्लोरीन के पास 7 थे, फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, राइट? फ्लोरीन ने 3 इलेक्ट्रॉन, बोरोन ने 3 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किए, तो 3 इलेक्ट्रॉन ले गए ना सबसे एक एक ऐसे। ये सुनो, बोरोन के पास पहले कितने थे? 3। तीन तीन किससे मिलके बेटा? 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग से मिलके कितने हो गए? 3 + 3 6 इलेक्ट्रॉन। क्या ऑक्टेट कंप्लीट हुआ बेटा? राइट? तो ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स हैं वो अपन सारे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर देना, फिर भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाते। तो BF3 में क्या सबका ऑक्टेट कंप्लीट है बेटा? नहीं, बोरोन के पास सही इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बनाने के बाद भी, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। मानते हो कि नहीं मानते बेटा? ओके, एक और एग्जांपल लो बेटा, BCl2। डायरेक्टली सोल्व कर लेंगे अपन बेटा। बेरिलियम इलेक्ट्रॉनिक 1s2 2s2, ओके। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा? 2। बॉन्ड कितने बनाए बेटा? 2 क्लोरीन के साथ 2 बॉन्ड बनाए। वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, बॉन्ड बना कितने सकता है? 2। हर एक बॉन्ड से इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिलता है, 2 से कितने मिले होंगे बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन, राइट? वैसे बना के समझाऊं बेटा? बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, क्लोरीन के पास कितने होते हैं बेटा? क्लोरीन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे। इस वाले क्लोरीन के पास भी कितने बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो बेरिलियम से 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा शेयरिंग से। ये भी शेयरिंग से बेरिलियम से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो दोनों क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट। बेरिलियम ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से दिए हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन से लेगा भी तो सही। तो बेरिलियम के पास 2 पहले से थे, 2 शेयरिंग से मिल गए, टोटल कितने हुए बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन। क्या ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? क्या ऑक्टेट कंप्लीट हुआ बेटा? नहीं ना, तो इसमें भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल, राइट? PF5, PF5 क्या इसमें ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है? क्या इसमें ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है बेटा? देखो, फॉस्फोरस बेटा नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 ना, 5। और बॉन्ड भी कितने बनाए हैं? 5। तो 5 बॉन्ड से कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 5। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन। टोटल 10 है। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा फॉस्फोरस के पास। ऑक्टेट एक्सीड कर गया, ऑक्टेट एक्सीड कर गया ना बेटा कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसके में 10 है। तो ऑक्टेट रूल तो क्या बोलता है बेटा कि वैलेंस शेल होना चाहिए। सुनना ध्यान से, ऑक्टेट रूल क्या बोलता है बेटा कि वैलेंस शेल से ऑक्टेट, वैलेंस शेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बेटा। फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो क्या ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है? क्या ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है? नहीं ना, तो बेटा यहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन है, राइट? बेटा ध्यान रखना, एक BF3 था बेटा, BF3 के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आए थे, मतलब ऑक्टेट से भी कम, यहाँ पे ऑक्टेट से भी ज्यादा। तो बेटा जिसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन से भी कम रहेंगे ना, उसको बोलते हैं हाइपोवैलेंट। क्या बोलते हैं बेटा? हाइपोवैलेंट। और जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा रहेंगे उनको बोलते हैं बेटा हाइपरवैलेंट।
इसके और एग्जांपल भी दे सकता हूँ बेटा तुम्हें, SF6, IF7, काउंट करो बेटा इलेक्ट्रॉन। सल्फर के ऑक्सीजन फैमिली का एलिमेंट है बेटा, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, द बॉन्ड भी कितने बनाए, 6 फ्लोरीन के साथ 6 बॉन्ड्स, राइट। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने